Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the topic महलवारी system. What is the महलवारी system? इसमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे महलवारी सिस्टम के बारे में. तो देखिए महलवारी सिस्टम क्या था. महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेटिक. विलियम बेटिक के टाइम में 1833 में जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेटिक थे. तो विलियम बेटिक के टाइम में 1833 में ये सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा पंजाब एंड गंगेटिक वैली एट्सेट्रा ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, आगरा पंजाब में, गंगेटिक वैली में ब्रिटिश इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. द महलवारी सिस्टम had many provisions of both the ज़मींदारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी सिस्टम. महलवारी सिस्टम जो है इसमें ज़मींदारी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम दोनों के ही प्रोविज़न्स को इंक्लूड किया गया था. इस सिस्टम में लैंड को महल्स में डिवाइड किया गया. लैंड को इसमें जो डिवाइड किया गया उसको महल्स में डिवाइड किया गया. ईच महल कंप्राइज वन और मोर विलेजेस. एक जो महल था उसमें एक या एक से ज़्यादा जो विलेजेस थे वो कंप्राइज करते थे. ओनरशिप राइट वर वेस्टेड विद द पीजेंट्स. ओनरशिप राइट जो था वो सिर्फ पीजेंट्स के पास था. विलेज कमेटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. और विलेज की जो कमेटी थी, विलेज में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का काम था सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करना. यानी कि यहाँ पर सारा जो सिस्टम था वो सिर्फ किसके हाथ में था? सारा सिस्टम यहाँ पर विलेजेस के हाथ में था. इसमें ब्रिटिशर्स का रोल नहीं था. उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स का रोल इतना था कि वो लोग बस कलेक्ट जो टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे उसको कलेक्ट करके यहाँ से ले जाया करते थे. महलवारी सिस्टम क्या था? देखिए 33 में इंट्रोड्यूस हुआ विलियम बेटिक के टाइम में, और गंगाटिक, आगरा, पंजाब, वेस्ट फ्रंटियर इन सभी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले. और इसमें रैयतवाड़ी और ज़मींदारी दोनों ही सिस्टम थे. इसमें लैंड को महल्स में डिवाइड किया गया और एक महल जो था उसको कंप्राइज किया गया. एक महल में काफ़ी सारे विलेजेस होते थे और विलेज में एक कमेटी बना दी जाती थी और उस कमेटी का काम होता था कि वो कमेटी क्या कर सकती थी, जितने भी कलेक्शन होता था जो भी टैक्सेस का वो सारा काम कमेटी का होता था. गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवेन्यूज़, द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग the revenues was quite formidable yet imperative to the British. इम्पॉर्टेंस जो दी जाती थी रेवेन्यूज़ को, द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, जो टास्क था ऑर्गेनाइज करने का, एडमिनिस्ट्रिंग करने का, रेवेन्यूज़ का, वो क्वाइट फॉर्मेटेबल, वो टास्क जो था वो बहुत ही क्वाइट फॉर्मेटेबल था. यानी कि उसको फॉर्मेटेबल मीन्स भूल जाने वाला भी नहीं था. रेवेन्यूज़ को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई थी और ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिंग द रेवेन्यूज़ क्वाइट फॉर्मेटेबल येट इम्पेरेटिव टू द ब्रिटिश. यानी डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को भेज दिया जाता था. यानी पहले विलेज कमेटी उसको कनेक्ट कर लेती थी और कलेक्ट करने के बाद उसको किसके पास भेज दिया जाता था? ब्रिटिशर्स के पास. बट वॉट द कॉम्प्लिकेटेड दियर टास्क, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वॉज दियर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ इंडिया. एग्रेरियन नॉलेज जो थी, एग्रेरियन सिस्टम की नॉलेज, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सिस्टम था उसकी नॉलेज यहाँ पर किसी को भी नहीं थी. उसकी नॉलेज किसी को नहीं हुआ करती थी. दे अंडरस्टूड लिटिल अबाउट द लैंड रिलेशंस. लैंड रिलेशंस के बारे में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे. वेरेवर दे वेंट दे फेस्ड कन्फ्यूजिंग एरे. जहाँ भी वो जाते थे उसमें उन्हें नया एक कन्फ्यूजिंग एरे, यानी कि नए नए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कि फ्यूडल राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं. दैट वर डिफ़िकल्ट टू पुट इन अ कंक्रीट एंड आइडेंटिफिएबल टर्म्स. और जो भी आइडेंटिफिएबल टर्म्स होती थी उन सब से, यानी कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट था इनके लिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैनेज करना. अपार्ट फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द लोकल डायलेक्ट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थी ब्रिटिशर्स को लोकल डायलेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं थी. एंड द वेरियस रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस वर रिकॉर्डेड ओनली इन द मेमोरी. बहुत सारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए, वर रिकॉर्डेड ओनली इन मेमोरी, जिन्हें सिर्फ मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया. वर कंसिडर्ड एज गुड एज रिटन वंस. और उन्हें कंसीडर किया गया जितना ज़्यादा उन्हें मतलब लिखा गया उन सारे रूल्स को. ऑन द गवर्नमेंट बिहाफ देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट के बिहाफ में
ऑन द गवर्नमेंट बिहाफ, गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या किया जाता था, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन जो था वो नहीं हो पाता था अलग अलग लेवल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन से। एवर प्रेजेंट करप्शन ऑफ सम ऑफिशियल्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था अर्ली ईयर्स में, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अर्ली ईयर्स में जो करप्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब वो लोग डायरेक्ट क्या नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे विलेजर्स से, तो उनकी बात करने की एब्सेंस में, क्योंकि उन्हें लोकल लैंग्वेज जो थी उसकी नॉलेज नहीं थी। मोरओवर द टेन्योर ऑफ लोकल ऑफिसर्स वॉज टू शॉर्ट टू परमिट दैम कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। द कंपनी by and large had to depend on the local MLs and their contact। तो यहाँ पर कंपनी के सामने एक प्रॉब्लम थी कि कंपनी को क्या करना पड़ता था, कंपनी को लोकल जो लोग होते थे उन पर डिपेंड रहना पड़ता था। क्यों? बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्स, क्योंकि इनको जितनी भी बोलियाँ थी, भाषाएँ थी, वो नहीं आती थी बोलनी। द कंपनी बाय एंड लार्ज हैड टू डिपेंड ऑन द लोकल MLs and their contacts। The honesty of these in turn was itself doubtful। जो ऑनेस्टी थी इन लोगों की वो वास्तव में ही बहुत डाउटफुल थी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं था कि सभी जो है वो कंपनी को जितना जितना प्रॉफिट हो रहा है या जितना जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सारा का सारा अवेलेबल करवा दे। सो यू हैव दिस सिचुएशन वेयर यू फॉर द 7 years आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी। तो ये सिचुएशन थी इनके पास कि जहाँ पर 7 years के बाद ग्रांट ऑफ दीवानी सिस्टम जो था, एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ यूनिफाइड पॉलिसी, क्योंकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी एक यूनिफाइड जो पॉलिसी थी वो अवेलेबल नहीं थी, जिससे कि कोई एक पॉलिसी ऐसी बने जिससे सारे की सारे जगहों का क्या किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके। ऐसी कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी हुई थी। अब देखते हैं हम ट्राइबल सोसाइटी। तो ये तो था महलवारी सिस्टम। इस तरीके से हमने ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम तीनों को देखा, और तीनों में जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स थी कि ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ की। ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या हैं? इंडिया इज़ द होम टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिजिनियस पीपल। इंडिया जो है वो क्या है? एक घर है बहुत सारे इंडिजिनियस लोगों का, हु आर स्टिल अनटच्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो लाइफस्टाइल है उससे अनटच रहते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं या ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि क्या नहीं कर पाते, हमारे यहाँ पर जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे कनेक्ट होकर नहीं रह पाते, और आज के टाइम में भी वो सिविलाइजेशन से बिल्कुल अनटच हैं। विद मोर देन 84.4 मिलियन, 84.4 मिलियन से भी ज़्यादा। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। इंडिया में ट्राइबल पीपल की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही है। ट्राइब होता क्या है? देखिए, ट्राइब इज़ अ ग्रुप, वैसे तो आपको पता ही लगी गया होगा जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। ट्राइब का मतलब होता है, ये ट्राइब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें यूनाइट किया गया है बाय अ कॉमन नेम, एक कॉमन नेम के थ्रू, एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू, इन विच द मेंबर्स टेक प्राइड, जिसमें मेंबर्स जो हैं कॉमन लैंग्वेज पे एक ग्रुप होता है उसके मेंबर्स को, और उन्हें बहुत प्राउड भी होता है इस चीज़ का। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक कॉमन नेम और एक कॉमन लैंग्वेज रखते हैं। दे शेयर अ कॉमन टेरिटरी, और एक कॉमन टेरिटरी, एक कॉमन कल्चर, यानी इन लोगों का जो कल्चर होता है, इनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और सबसे यूनिक होते हैं। हर ट्राइब का अपना एक कल्चर, एक ट्रेडिशन होता है, एक लैंग्वेज होती है, और जो अदर पर्सन्स हैं वो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, और ये लोग जो हैं वो हमारे तौर तरीक़ों, हमारे सिविलाइजेशन से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। अ मेंबर ऑफ द ट्राइब इज़ नोन एज ट्राइबल और आदिवासी। ट्राइबल ग्रुप का कोई भी मेंबर ट्राइबल कहलाता है या आदिवासी कहलाता है। सम ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना होगा आपको, और ये ट्राइब की जो डेफिनेशन है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सम ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप में आएंगे, देखिए, गोंड, संथाल, खासीज, भील, भूटियास, अंगामिस, ग्रेट अंडमानीज, अंडमानीज जो हैं अंडमान निकोबार में जो हैं, ऑल दीज ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल पीपल हैव दियर ओन कल्चर। हर ट्राइबल पीपल का अपना अलग कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, लैंग्वेज होता है, लाइफस्टाइल होता है। दियर कल्चर ओवर द पास्ट 2 centuries हैव अंडरगोन अ चेंज। इनका जो कल्चर है पिछले 2 centuries से अंडरगॉन चेंज, एक कुछ चेंजेस आ गए, यानी कि जैसे कुछ ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं जब वो सिविलाइज्ड लोगों के कांटेक्ट में आए तो वो लोग क्या हुए, अपने कल्चर के साथ उन्होंने हमारे कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया। तो ये देख लीजिए ट्राइबल पीपल देखिए किस तरीके से रहते हैं।
ये इनका लाइफस्टाइल है। इसी तरीके की इनकी लाइफस्टाइल होती है और बिल्कुल अलग होते हैं यमन की हमारी लाइफस्टाइल से। ट्राइबल पीपल हैव बीन considered outside the mainstream of society due to their different way of life। ट्राइबल पीपल जो हैं वो कभी कभी कंसिडर्ड करते हैं आउटसाइड द, यानी कभी कभी जब बाहर जाते हैं अपने लाइफ से डिफरेंट वे ऑफ लाइफ को देखते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ दियर कॉन्टैक्ट विद नॉन ट्राइबल ग्रुप, अपने नॉन ट्राइबल ग्रुप के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसके बावजूद भी ये अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर को नहीं भूलते। अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को हमेशा बरकरार रखते हैं और कभी भी पूरे तरीके से किसी भी ग्रुप के या किसी भी नॉन ट्राइबल ग्रुप के सिस्टम्स को, उसके ट्रेडिशंस को नहीं अपनाते। मोस्ट ट्राइब्स आर क्लोज टू नेचर, ज़्यादातर जो ट्राइब्स होते हैं या ज़्यादातर जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये नेचर के बहुत करीब होते हैं। हाउएवर दियर वे ऑफ लाइफ, इनका लाइफ जीने का जो तरीका है वॉज सेवरली डिसरप्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। द सोर्सेज ऑफ ट्राइबल पीपल आर मेनली दियर बैलेड्स, जो ट्राइबल पीपल का जो सोर्स है, ट्राइबल हिस्ट्री का जो सोर्स है कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हमें मेनली कहाँ से पता लगता है? बैलेड्स से। बैलेड्स जो देखिए शोक गीत होते हैं, फोक लोर्स जो इनके लोकगीत होते हैं, इनसे हमें पता लगता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली सुनाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ गैजेट्स भी होते हैं, न्यूज़पेपर और बायोग्राफीज़ जो कि रिसेंट ईयर में लिखी गई हैं ऐसे कुछ ट्राइबल पीपल की, जो कि अदर ग्रुप्स के कांटेक्ट में आकर के क्या हो गए हैं, थोड़े पढ़ लिख गए हैं और वो अपनी बायोग्राफीज़ वगैरह लिखते हैं, तो उनसे हमें ट्राइबल जो कम्युनिटी है, इनके लाइफ स्टाइल, इनके जीवन के बारे में नॉलेज मिलती है। ट्राइबल ऑक्यूपेशन, अब ट्राइबल ऑक्यूपेशन क्या है? देखिए प्राइमरीली द ट्राइबल्स वर गैदरर्स ऑफ द सेवरल काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए ट्राइबल्स जो हैं वो गैदरर्स हैं कुछ काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के। मैन यूज्ड टू गो ऑन हंटिंग, मैन जो हैं वो हंटिंग के लिए जाते हैं। लेटर ऑन दे टर्न्ड फॉर कल्टिवेशन, और उसके बाद वो कल्टीवेशन करते हैं। पहले वो हंटिंग करते हैं। ट्राइबल का ऑक्यूपेशन यानी किस तरीके से ये अपनी जीविका को चलाते हैं, किस तरीके से अर्न करते हैं, यानी कि इनका खाने पीने का जो काम है वो कैसे चलता है। तो क्या करते हैं ये देखिए, मैन जो है वो हंटिंग के लिए जाते हैं और उसके बाद वो कल्टीवेशन करते हैं और हर्डिंग यानी कि पशुओं को चराने वगैरह का काम या पशुओं को पालने का काम करते हैं। 19th सेंचुरी से the tribal people were involved in various of activities in different part of India। अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी अब ये इन्वॉल्व होने लगे हैं। सो अब हम देखते हैं, देखिए झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या है? झूम कल्टीवेशन मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मीन्स है एक जगह पर कल्टीवेशन ना करना, डिफरेंट जगह पर जाकर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग जगहों पर जाकर कल्टीवेशन को परफॉर्म करना। झूम कल्टीवेशन मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्ट कर करके जगह को शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करना। द कल्टीवेटर्स क्लियर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। सबसे पहले ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, मोस्टली इन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को। और ये कैसे फॉरेस्ट को कट करते हैं? सबसे पहले फॉरेस्ट को ये कट करते हैं, ट्री टॉप्स को कट कर देते हैं। अलाउ सनलाइट टू रीच ग्राउंड, जिससे सनलाइट जो है वो आराम से क्या पहुंच जाए, ज़मीन तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद जब वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगते हैं तो ये उन पेड़ों को जला देते हैं, उन सारे प्लांट्स को जला देते हैं और क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं, एशेस ऑन द लैंड। फिर ये ऐश जो है उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो बढ़ जाती है। द सॉइल वॉज स्क्रैच्ड विद अ हो टू प्रिपेयर इट एंड सीड वर स्कैटर्ड। और फिर सॉइल को क्या किया जाता है? स्क्रैच किया जाता है, यानी कि उसे जोता जाता है। और उसको जोतने के साथ साथ उसके जैसे ही उसे जोता जाता है, यानी ऐश उसमें मिला करके उसको जोता जाता है, तो सीड्स को स्कैटर्ड कर दिया जाता है, यानी सीड्स को बिखेर दिया जाता है। द प्लो वॉज नॉट यूज्ड। प्लो है उसका यूज़ नहीं किया जाता था। ये पहले की है जो झूम कल्टीवेशन है, ज़्यादातर ट्राइबल जो पीपल हैं वही इसको यूज़ करते थे। उस समय हल का यूज़ नहीं किया जाता था, प्लो का यूज़ नहीं था। आफ्टर द क्रॉप ग्रू, जैसे ही क्रॉप ग्रू हो जाती है, दे राइप्ड, वो पक जाती है तो उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर उस 1-2 साल यूज़ करने के बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर जाकर यही एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। देन दे शिफ्टेड टू क्लियर अनदर पैचेज ऑफ लैंड, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स और फिर सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली, ये ज़्यादातर हमें हिली रीजन्स, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया
इन सभी में आपको ज़्यादा मिलेंगे। दे टोटली डिपेंड ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। ज़्यादातर ये जो फ्री मूवमेंट होते हैं फॉरेस्ट में, इन पर डिपेंड होते हैं और फ्रीली ही इन्हें मूव करने में इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो सर्वाइव करती है। ये जो बंध कर काम ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल यही है। तो ये था हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हंटर्स एंड गैदरर्स, कि हंटर्स और गैदरर्स क्या होते हैं। मे बी इन ऑन मंडे और ट्यूसडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।